मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, हम लोग आज के चैप्टर में देखेंगे कि यूरोप में एक नया आइडिया जो सोशलिज्म कहते हैं हम लोग, वो कैसे डेवलप हुआ है, कैसे उसने यूरोप को चेंज किया है। और रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, रसिया में रिवॉल्यूशन होते हैं तो वो हम लोग आगे डील करेंगे। आज हम लोग टॉपिक 1, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 को डील करने वाले हैं। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं, सोशलिज्म और समाजवाद। ठीक है, सोशलिज्म की बात करते हैं। हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन इससे पहले किया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि फ्रेंच सोसाइटी में जो वेल्दी पीपल हैं और चर्च हैं, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है ना? वेल्दी पीपल का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, जो नोबल्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इस आइडिया को हम लोग कहेंगे कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब एक वैसा आइडिया जिसमें जिन लोगों के पास कैपिटल हैं, ठीक है ना, जिनके पास कैपिटल है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। गवर्नमेंट उनके हिसाब से डिसीजन लेती है। गवर्नमेंट के पॉलिसी को ये क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। गवर्नमेंट कैपिटल वालों के हिसाब से डिसीजन बनाती है, कैपिटल वाले लोगों को, रिच लोगों को फेवर करती है। ये आइडिया कहलाता है कैपिटलिज्म। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इक्वालिटी नहीं है ना, जो रिच हैं उनको ज़्यादा फेवर किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने क्या देखा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो सिस्टम है वो चेंज हुआ है। यहाँ पे जो नोबल्स की जो कंडीशन थी, नोबल्स के डोमिनेशन, चर्च के डोमिनेशन, इसको ख़त्म किया गया था। लोगों को राइट्स मिले थे। बात समझ में आ रही है ना? हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है उसने यूरोप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। यूरोप में कुछ नए आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने। ठीक है, तो एक ये जो आइडिया हम देख रहे हैं सोशलिज्म, वो इस टाइम पे एक नया आइडिया है यूरोप के लिए। हम लोग इस आइडिया को ऐसे कह सकते हैं कि सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया है जो फोकस करता है इक्वालिटी पे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम क्या देख रहे हैं कि सोसाइटी हमारी 3 हिस्सों में बटी हुई है, 3 कैटेगरी है। तीनों कैटेगरी में क्या है, इक्वालिटी नहीं है। जो थर्ड स्टेट है उसको राइट्स नहीं मिले हुए हैं, उसके ऊपर टैक्स बर्डन ज़्यादा है, गवर्नमेंट इसको इग्नोर कर रही है, और ये दोनों काफ़ी एफ्लुएंट कंडीशन में है, काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है इनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या देखने को मिल रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इसी इनइक्वालिटी को दूर किया है, सोसाइटी में इक्वालिटी लाया है। ठीक है ना? जो सोशलिज्म का आइडिया है वो इक्वालिटी को फोकस करता है। सोशलिज्म का आइडिया फोकस करता है सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज पे पूरे सोसाइटी का राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि चर्च के पास ज़्यादा पावर है, नोबल्स के पास ज़्यादा पावर है, थर्ड स्टेट से दोनों टैक्स ले रहे हैं। थर्ड स्टेट की कंडीशन सबसे ख़राब है, तो इकोनॉमिक ये दोनों स्टेट काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। ठीक है, और थर्ड स्टेट के पास रिसोर्स पे एक्सेस बहुत कम है। ये क्या देखने को मिला यहाँ पे कि जो रिसोर्स हैं उस पर सबका हक होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा ना, एक नया मिडिल क्लास इमर्ज होता है, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोफेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर है। ठीक है, उन्होंने क्या डिमांड किया कि ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक नया आइडिया हम लोग देख रहे हैं, सोशलिज्म इज एन आइडिया दैट सपोर्ट्स इक्वालिटी अमॉन्ग पीपल एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अमॉन्ग पीपल। यही देख रहे हैं ना, सोशलिज्म एन आइडिया विच सपोर्ट्स, what does it support? It supports equality, okay, and fair distribution of resource, fair distribution of resource among people in society।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप क्या देख रहे हैं कि जो रिसोर्स है उस पर चर्च का कंट्रोल है, उस पर नोबेल्स का कंट्रोल है, ठीक है। थर्ड स्टेट के लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। समाजवाद एक ऐसा आइडिया है जिसमें समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, समाज के लोगों को समानता पूर्वक अधिकार मिलेगा, चाहे वो आर्थिक अधिकार हो, चाहे वो सामाजिक अधिकार हो, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो। सोसाइटी के हर एक मेंबर को सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इक्वली ट्रीट किया जाए, कि यही होगा हमारा सोशलिज्म। अब हम लोग ना टॉपिक 1 देखते हैं, जो कि है द एज ऑफ सोशल चेंजेज। टॉपिक 1 हम लोगों का क्या है? द एज ऑफ सोशल चेंजेज। इसमें हम लोग समझेंगे कि फ्रांस के रिवॉल्यूशन ने फ्रांस में कैसे चेंज लाया है। फ्रांस के अलावे पूरी दुनिया में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने चेंज किया है। हम लोगों ने जो पिछला चैप्टर था हम लोगों का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी ऑफ यूरोप एज वेल एज द कॉलोनीज। ओके, यूरोप के बाहर जो यूरोपियन कॉलोनीज थे उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया ने लोगों को कैसे इंस्पायर किया है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि राजा राम मोहन राय और भी इंडियन थिंकर्स थे, वो भी काफ़ी इससे प्रभावित हुए थे, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों को इंस्पायर किया है 2 चीज़ों के लिए, फ्रीडम, इक्वालिटी। इसके मैसेज याद है ना आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के? फ्रैटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज थे, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है ना। देख रहे हैं, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये मैसेज फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दुनिया को दिया है। अब इसके कारण क्या हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक रास्ता खोला, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया है, ये श्योर किया कि अब जो सोसाइटी है, चाहे वो यूरोप की हो या यूरोप से बाहर के जो अफ्रीका हो गए, एशिया हो गए, जो कॉलोनीज़ है यूरोपियन, वहाँ के लोग भी अब इस चीज़ को डिमांड करेंगे। ये मैसेज तो वहाँ भी पहुँचा है। तो द पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप और आउटसाइड, पीपल लिविंग इन कॉलोनीज, ओके, और पीपल हु वर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर, दे डिमांडेड फॉर rights, they demanded for liberty or freedom, they demanded for equality। ओके, बात समझ में आ रही है कि यूरोप से बाहर भी ये मैसेज अब स्प्रेड होने लगा। आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर बीइंग डिस्कस्ड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने क्या देखा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया है, डेमोक्रेसी भी मिली है, ठीक है। डेमोक्रेसी कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे ओनली एक्टिव सिटीजन ही अलाउड थे वोट करने के लिए, बट मोनार्की तो ख़त्म हुआ है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोग इसके बारे में डिस्कस करने लगे। एंड ऑफ डायनेस्टिसिज्म और एंड ऑफ मोनार्की, इसको ख़त्म करने की बात होगी, ठीक है। एंड ऑफ बर्थ बेस्ड प्रिविलेज, जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेज है इसको ख़त्म करने की बात अब होने लगेगी, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है कि लोग अब पॉलिटिकली अवेयर हो रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लोगों को अवेयर करने का काम कर रही थी। इंडिया में राजा राम मोहन राय और डेरेजियो, ये दोनों काफ़ी इससे इंस्पायर थे। राजा राम मोहन राय को हम लोग जानते हैं, एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि राजा राम मोहन राय फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मैसेज से काफ़ी इंस्पायर थे, ठीक है। एक नाम आप देख रहे हैं डेरोजियो, इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है, तो आप ऐसे इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। जो डेरोजियो हैं, इनका पूरा नाम क्या था? हेनरी ल्यूस विवियन डेरोजियो। हेनरी ल्यूस विवियन डेरोजियो, ये ना एक पोर्टुगीज ओरिजिन के थे, पुर्तगाल के थे। ये एक पोएट है और कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में असिस्टेंट हेड मास्टर थे, ठीक है। ये एक थिंकर हैं, फिलोसफर हैं, और इंडिया में सोशल रिवॉल्यूशन में इनका नाम काफ़ी जाना जाता है। इन्होंने इंडिया के लोगों को मोबिलाइज करने का काम किया, इंडिया के लोगों को अपने कल्चर और नेशन के प्रति इंस्पायर किया है हेनरी विवियन डेरोजियो ने, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय और डेरोजियो, इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया को, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तरीके को एप्रिसिएट किया है, ठीक है।
तो हम लोग ये देख रहे हैं द एज ऑफ सोशल चेंजेज में कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मैसेज पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लोगों को इंस्पायर कर रहा है यूरोप और यूरोप से बाहर। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हुए चलते हैं। दूसरे टॉपिक में आप देखिएगा 3 अलग अलग आइडियाज़ को हम लोग समझेंगे। दूसरा टॉपिक है 1.1, ये क्या है? लिबरल्स रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। देखिए, कंजर्वेटिव वर्ड हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं। कंजर्वेटिव कहने का मतलब क्या था? पुरानी सोच के लोग, वैसे लोग जो पुराने सिस्टम को यकीन करते हो, ओल्ड सिस्टम है उसी को सही मानते हैं, ये किसी भी तरीके के चेंज को पसंद नहीं करेंगे। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने फ्रांस में देखा है ना, मोनार्की था, बर्थ बेस्ड प्रिविलेज सिस्टम था। तो जो कंजर्वेटिव होंगे वो क्या चाहेंगे कि हम मोनार्की हो या रिवॉल्यूशन हो, वो मोनार्की को सपोर्ट करेंगे क्योंकि मोनार्की पहले से चला आ रहा है। वो क्या चाहेंगे? जैसे पहले नोबेल्स को प्रिविलेज मिल रहा है वही सिस्टम चले। ठीक है, कंजर्वेटिव किसी भी तरीके के चेंज को पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिबरल्स की। लिबरल वर्ड किससे बना है? लिबर्टी। हम लोगों ने पढ़ा ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो जो लिबर्टी यानी आज़ादी के फेवर में हो, जो आज़ादी को सपोर्ट करते हो, जो छूट को सपोर्ट करते हो, कुछ राइट्स को सपोर्ट करते हो, वो क्या करेंगे? वो क्या कहलाएंगे? लिबरल्स कहलाएंगे। तो जो लिबरल्स थे ना, वो सोशल चेंज को सपोर्ट करेंगे। दे विश्ड फॉर अ सोशल चेंज। जैसे फ्रांस की सोसाइटी चेंज हुई, वैसे ये क्या करेंगे? ये चाहेंगे कि सोसाइटी का जो सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए। उसके बाद ये किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करेंगे। ठीक है, कि रिलीजियस टॉलरेंस मतलब कि हर डिफरेंट रिलीजन है तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, रिलीजियस ग्राउंड पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो दे सपोर्टेड सोशल चेंज, दे सपोर्टेड रिलीजियस टॉलरेंट, दे अपोज्ड डायनेस्टिक रूल एंड इट्स अनलिमिटेड पावर। जैसे देखा है हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, डायनेस्टिक रूल है, डायनेस्टिसिज्म है, एक ही वंश का शासन चला आ रहा है। तो लिबरल्स क्या करेंगे? उसको अपोज करेंगे। अपोज डायनेस्टिसिज्म और डायनेस्टिक रूल एंड अनलिमिटेड पावर ऑफ द रूलर्स। जो रूलर हमने देखा है, फ्रांस में भी देखा है पीछे कि रूलर्स के पास अनलिमिटेड पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में नहीं है। तो दे अपोज डायनेस्टिसिज्म एंड अनलिमिटेड पावर ऑफ रूलर। ओके, ये क्या चाहेंगे? जैसे फ्रांस में देखें हम लोग पीछे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए। ठीक है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन। ये इस सिस्टम को सपोर्ट करेंगे। जो लिबरल्स होंगे वो लोगों के रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो है ना, इनके साथ क्या है कि ये लिबरल्स तो हैं लेकिन ये कंप्लीट डेमोक्रेट्स भी नहीं है। ठीक है, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। जैसे फ्रांस में है ना कि एक्टिव सिटीजन ही वोट कर सकते हैं, पैसिव सिटीजन नहीं कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ को मानते थे कि जो रिच लोग हैं वही वोट कर सकते हैं। ये वुमेन के वोटिंग राइट के बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, वुमेन्स वोटिंग राइट को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। देखिएगा, लिबरल्स हैं लेकिन ये कंप्लीट डेमोक्रेटिक नहीं है, ये वुमेन्स के वोटिंग राइट को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और काफ़ी हद तक ना ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, ठीक है, उनके प्रिविलेज को भी सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्टेड प्रिविलेजेज ऑफ नोबेल्स, कुछ हद तक ये नोबेल्स के प्रिविलेज को सपोर्ट करते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं लिबरल्स को। लिबरल्स हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यूरोप में अलग अलग आइडिया के मानने वाले लोग थे। तो जो लोग इन चीज़ों में यकीन करते थे उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? लिबरल कहेंगे। जो लोग ये मानते हैं कि सोशल चेंज हो, रिलीजियस टॉलरेंस हो, ठीक है, डायनेस्टिसिज्म नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म का गवर्नमेंट होना चाहिए, औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलना चाहिए, उनको
इस चीज़ को यकीन करने वाले लोगों को हम लोग यहाँ पे लिबरल्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यूरोप में, तो एक ग्रुप है रेडिकल्स का। रेडिकल्स में क्या फीचर है, देखिए रेडिकल्स कौन थे उनको देखते हुए चलते हैं। तो जो रेडिकल्स होते हैं ना, रेडिकल्स को आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीट चेंज में बिलीव करेंगे। ये चाहते थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जो मेजॉरिटी पे हो, ठीक है, रूल ऑफ मेजॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी। यही तो डेमोक्रेसी है ना, कि लोगों के जो मेजॉरिटी है उसका रूल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सपोर्ट करते हैं कि ये जो वोटिंग राइट्स है ना, देखिए लिबरल्स हैं, रेडिकल्स कंप्लीट चेंज की बात करेंगे तो ये वोटिंग राइट्स प्रेफर करेंगे, वोटिंग राइट्स टू वुमेन। लिबरल्स ने नहीं किया इसको फेवर, लेकिन रेडिकल्स क्या करेंगे, फेवर करेंगे वोटिंग राइट्स टू वुमेन। उसके बाद आप देखिएगा तो जो रेडिकल्स होंगे ये क्या चाहेंगे कि प्रिविलेज जो है लैंडलॉर्ड्स के वो ख़त्म होने चाहिए, एंड ऑफ प्रिविलेज। देखिए ये जो रेडिकल है ना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, दे वर नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओके, दे वर नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी बट अगेंस्ट द concentration of wealth in few hands, wealth into few hands, yeah, into the hands of few industrialists, into the hands of few people। देखिए जो ये रेडिकल्स हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इनका ये मानना है कि सोसाइटी का सारा वेल्थ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के अंडर नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के सारे रिसोर्स सिर्फ कुछ लोगों के अंदर नहीं होने चाहिए, कुछ लोगों के ऑनरशिप में नहीं होने चाहिए, बल्कि रिसोर्स का क्या होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उस रिसोर्स का यूज सोसाइटी के हर मेंबर के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। सो दे वर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी बट दे वर डेड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। क्लियर है। अब यही एक ग्रुप हम और देखेंगे, तो ये ग्रुप होगा हमारा कंजर्वेटिव्स का। कंजर्वेटिव्स हम लोगों ने अभी समझा है कि ये पुराने सिस्टम को क्या करेंगे, पुराने सिस्टम जो चला आ रहा है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले हमने क्या देखा है, जो कंजर्वेटिव थे वो किसी तरीके के चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, इन्होंने जो कंजर्वेटिव है वो इस चीज़ को तो रियलाइज कर रहे हैं कि सोसाइटी यूरोप की अब चेंज हो गई है, अब पहले की तरह ये सिचुएशन को अपने अंडर में नहीं रख सकते हैं। सो दे रियलाइज द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं कि ये जो चेंज हो रहे हैं ये कैसे होने चाहिए, स्लो चेंज होने चाहिए, ये चेंज बहुत रैपिड नहीं होने चाहिए, सोसाइटी को धीरे धीरे एक ग्रेजुअल पेस पे चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो दे अपोज्ड, और ये जो है कंजर्वेटिव होंगे ये लिबरल्स और रेडिकल्स के तो अपोजिट होंगे ही, इनके जो आइडियाज होंगे उससे अपोजिट होंगे। दे बिलीव्ड इन एग्जिस्टिंग सिस्टम, दे ऑलवेज बिलीव्ड दैट पास्ट वाज बेटर, जो पास्ट में चला आ रहा है सिस्टम है वो सबसे बेटर है और पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड, ओके। तो ये तीन ग्रुप हम लोग देखते हैं यूरोप में, बेसिकली तीन ग्रुप हैं, तीन आइडियाज़ हैं, लिबरल्स हैं, रेडिकल्स हैं और कंजर्वेटिव्स हैं। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है हम लोगों का इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेज। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या है कि यूरोप में नए नए सिटी सेटअप डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, रूरल एरिया से वर्कर, औरत हैं, आदमी हैं, बच्चे हैं, ये सब काम करने के लिए शहरों में आ रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज, वहाँ पे जब ये काम करने शहर में आएंगे, जब बहुत ज़्यादा लेबर शहर में आएंगे, ठीक है, लेबर की सप्लाई बढ़ेगी तो उनको मजदूरी कम मिलेगा, मजदूरी कम, देखिए ठीक है, लेबर सप्लाई ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, गांव से सब शहर में आने लग गए, तो इससे क्या होगा, मजदूरी कम होगा, मजदूरी कम होने से क्या होगा, इनकम कम होगा, ठीक है। इनकम कम होने से क्या होगा, लाइफ या लिविंग स्टैंडर्ड जो है
लिविंग कंडीशन वो ख़राब होगा। बात समझ में आ रही है ना। हम क्या देखते हैं कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण रूरल पॉपुलेशन शहर की तरफ माइग्रेट होके आ रही है। वहाँ पे शहर में पॉपुलेशन बढ़ने से मजदूरी कम होती चली गई। जब मजदूर ज़्यादा होंगे तो मजदूरी कम होगी। उनकी लिविंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ कि ये जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे इस सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके। और ये जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे दे वर देमसेल्व्स प्रॉपर्टीड पर्सन, वो खुद भी प्रॉपर्टी के ऑनर्स थे, लेकिन वो क्या थे, जो पुराना सिस्टम था उसके अगेंस्ट थे। जो पहले का सिस्टम था उससे अलग इनका आइडिया था। इनका ये मानना था कि प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। जो पहले कैपिटलिस्टिक सोच थी वो क्या थी कि लेबर्स को वेज कम दो, लेबर्स को फैसिलिटी कम दो, तो उससे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। ये क्या सोचते हैं कि लेबर्स को अगर प्रॉपर केयर किया जाए, उनके हेल्थ पे फोकस किया जाए, ठीक है, लेबर्स अगर फिट होंगे, उनको एजुकेट किया जाए, उनके लाइफ स्टाइल को सुधारा जाए तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। ठीक है, अगर लेबर को अच्छे से केयर किया जाए तो क्या हो सकता है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वाज इंश्योर्ड, इफ़ द पुअर पीपल कुड लेबर एंड दोज विच कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट, दे बिलीव्ड दैट सोसाइटीज वुड डेवलप। उनको ये लगता था कि अगर लेबर्स को केयर किया जाए, लेबर को बिना किसी मजबूरी के काम दिया जाए, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए तो सोसाइटी डेवलप होगी। ठीक है, और इनके इस सोच को लेबर का सपोर्ट मिलेगा। जो भी लोग जो भी सुधार चाहते थे इस कंडीशन में, वो सब इस ऐसे आइडिया को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड अ रिवॉल्यूशन। देखिए हुआ क्या ना कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि नेपोलियन जब फ्रांस का राजा बनता है, उसके बाद वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मैसेज को पूरे यूरोप में ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च करते हैं। यूरोप के एरिया को जीतना स्टार्ट कर देते हैं। यूरोप के एक बहुत बड़े एरिया को नेपोलियन जीत लेता है। ठीक है, फाइनली 1815 में क्या होता है, नेपोलियन को मिलके 4 कंट्री के, प्रसा, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों ज्वाइंटली मिलकर नेपोलियन को हराते हैं वाटरलू में। ठीक है, नेपोलियन के हारने के बाद क्या करते हैं, ये चारों कंट्री जो कंजर्वेटिव पावर थे, ये चारों किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंजर्वेटिव पावर को। तो नेपोलियन ने ना यूरोप में कुछ पॉजिटिव चेंज लाए थे, लोगों को राइट्स दिए थे, कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स दिए थे। ठीक है, तो इसके नेपोलियन के डिसीजन को ये क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। नेपोलियन ने कुछ सोशल, कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए थे 1815 में। उसके रिफॉर्म्स को ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर थे मेटरनिक, उन्होंने नेपोलियन को हराया। उसके बाद यूरोप के जो 4 पावरफुल कंजर्वेटिव नेशंस है वो मिलकर नेपोलियन के फैसले को चेंज कर देते हैं। जो लोग सोसाइटी में राइट्स को फेवर करते थे, राइट्स को सपोर्ट करते थे, उन लोगों के जो ग्रुप थे अब वो क्या कर रहे थे, छुप के अपना काम कर रहे थे, एसोसिएशन बना रहे थे, ग्रुप्स बनाए उन्होंने, और वो इस चीज़ को प्रेफर कर रहे थे कि सोसाइटी में रिवॉल्यूशन लाया जाए, सोसाइटी में चेंज लाया जाए। लोगों को राइट्स देना है तो रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। ओके, इनमें से एक सबसे फेमस नाम हम देखते हैं, एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, उनका नाम था मेजनी। मेजनी ने यूरोप में रिवॉल्यूशन लाने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है, मेजनी का मानना था कि लोगों को राइट्स हासिल करने के लिए रिवॉल्यूशन करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं सेकेंड टॉपिक है 1.2 क्या था हम लोगों का, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेज। अब हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में सोशलिज्म का आइडिया कैसे इमर्ज हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है, जो सोशलिस्ट थे ना, सोशलिस्ट क्या थे, जो भी सोशलिस्ट होंगे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। इनको ये लग रहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का कॉन्सेंट्रेशन
सोशलिज्म के आइडिया के अगेंस्ट है। हम लोगों ने सोशलिज्म का आइडिया क्या देखा है कि इक्वलिटी होना चाहिए और सोसाइटी में जो भी वेल्थ है, जो भी रिसोर्स है, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं। ठीक है, सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड दे सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स। सोशलिस्ट ये मान रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, उससे रिजल्ट क्या आ रहा है कि सोसाइटी में गैप क्रिएट हो रहा है, पुअर और रिच का एक गैप क्रिएट हो रहा है। इस गैप को क्रिएट करने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करना है और ये प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में होना चाहिए। सोसाइटी को वो क्या चाहते हैं कि सोसाइटी एक होल यूनिट के तौर पे हो, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे यूनिट में होना चाहिए, नहीं कि कुछ लोगों के हाथ में होना चाहिए। यूरोप में सोशलिस्ट जो विज़न है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहे थे। हम लोग एक नाम लेके चलेंगे, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन ना एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, सोशलिज्म के आइडिया को सपोर्ट करने के लिए ये चाहते थे कि रॉबर्ट ओवेन चाहते थे कि सोशलिज्म को अगर प्रमोट करना है तो उसके लिए हमें कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करना चाहिए। कोऑपरेटिव सिस्टम को, कोऑपरेटिव में क्या होंगे कि सोसाइटी के सभी मेंबर्स मिलके ज्वाइंटली प्रोड्यूस करेंगे, जो प्रोडक्शन होगा वो मिलके लोग करेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सोसाइटी के सभी लोगों के बीच में होगा। यानी प्रोडक्शन भी मिलके करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी मिलके होगा, तो ये सिस्टम कोऑपरेटिव कहलाता है। रॉबर्ट ओवेन ने कोऑपरेटिव सिस्टम को प्रमोट किया। ठीक है, और इन्होंने एक कोऑपरेटिव एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था न्यू हार्मोनी। न्यू हार्मोनी वाज अ कोऑपरेटिव एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय रॉबर्ट ओवेन इन इंडियाना। इंडियाना जोन्स कहाँ पे है, इंडियाना जोन्स है यूएसए में। ठीक है, के बाद एक आप और इम्पोर्टेंट नाम देखेंगे, वो नाम है फ्रांस का एक सोशलिस्ट फिलोसफर है लुई ब्लां। क्या नाम है इनका, लुई ब्लां। लुई ब्लां, ये इनका आइडिया ये है, लुई ब्लां ये चाहते हैं कि कोऑपरेटिव जो है ना, कोऑपरेटिव आइडिया को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्रमोट कोऑपरेटिज्म। कोऑपरेटिव सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। ये आइडिया है, एक फ्रेंच सोशलिस्ट फिलोसफर है लुई ब्लां। क्लियर है, देख लीजिए आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। लुई ब्लां wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. These cooperatives were to be association of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members. हम लोगों ने यही बात किया है ना यहाँ पे कि कोऑपरेटिव में क्या होना चाहिए कि लोग मिलके प्रोडक्शन करेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसको मिलके बांट लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं दो बहुत फेमस नाम देखते हैं हम लोग। एक है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स ना एक जर्मन फिलोसफर हैं। ठीक है, मार्क्स ना ये मानते हैं कि सोसाइटी जो है ना वो नेचुरली सोशलिस्ट ही होना चाहिए। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी या कैपिटलिज्म है, ये सोसाइटी के सारे प्रॉब्लम का रूट यही है। जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, ठीक है, वर्कर या लेबर्स है, उनको क्या करना चाहिए, कैपिटलिज्म का खात्मा कर देना चाहिए। ठीक है, वर्कर्स और लेबर शुड स्टार्ट रिवॉल्यूशन टू एंड कैपिटलिज्म। ये चाहते थे, ये बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। ठीक है, इनका मानना है कि वर्कर्स को कैपिटलिज्म ख़त्म करना चाहिए और अगर उसके लिए रिवॉल्यूशन करना पड़े, अगर वायलेंट स्टेप्स लेने पड़े तो रिवॉल्यूशन होना चाहिए। ये मानते थे कि अगर लेबर्स रिवॉल्यूशन करेंगे तो फाइनली विक्ट्री किनकी होगी, लेबर्स की ही होगी और कैपिटलिज्म की हार होगी। ठीक है,
कैपिटलिज्म के कारण ही सोसाइटी में गैप बढ़ता जा रहा है। वर्कर्स के सारे प्रॉब्लम का जड़ कैपिटलिज्म है, इसलिए वर्कर्स को चाहिए कि वो रिवॉल्यूशन करके कैपिटलिज्म को ख़त्म करे। ये आइडिया किनका है? ये आइडिया है मार्क्स का। ठीक है, मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल द प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा है ना, मार्क्स ने एक बुक लिखी है, ठीक है, डैश कैपिटल। ये मार्क्स की बहुत फेमस बुक है, डैश कैपिटल, और एक और बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन दोनों बुक में इन्होंने सोशलिज्म के इम्पोर्टेंस को दर्शाया है और कैपिटलिस्ट सोसाइटी की कैपिटलिस्टिक आइडियाज़ की बुराई को इन्होंने एक्सप्रेस किया है अपने इन दोनों बुक में। ठीक है, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, टॉपिक 1.4 सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए, सोशलिज्म का जो आइडिया है यूरोप में फैलता जा रहा है, यूरोप में एक्सपेंड होता जा रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल बॉडी दैट वाज कॉल्ड सेकेंड इंटरनेशनल। सेकेंड इंटरनेशनल क्या है? एक सोशलिस्ट ग्रुप है, ठीक है। सेकेंड इंटरनेशनल जो यूरोप के जो सोशलिस्ट लोग हैं, जो सोशलिस्ट लोगों का ग्रुप है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या था? सेकेंड इंटरनेशनल। ओके, उसके बाद आप देखिएगा तो इंग्लैंड और जर्मनी में जो सोशलिस्ट हैं, जो वर्कर्स जो सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, उन्होंने अपने अपने एसोसिएशन बनाने शुरू किए। ये डायरेक्टली इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं। जर्मनी में एक पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो वहाँ के वर्कर्स जो थे, जो सोशलिस्ट सोसाइटी में यकीन करते थे, जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, जर्मन के वर्कर, उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को, और इलेक्शन में भी उसको सपोर्ट करते थे। ठीक है, आप देखिएगा तो ब्रिटेन में मेनली दो पार्टी है ना, एक लेबर पार्टी है और एक कंजर्वेटिव पार्टी है। तो यूरोप में भी सोशलिस्ट आइडिया वाली पार्टी आई, एक पार्टी का नाम क्या है? लेबर पार्टी। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं ना पार्टी सिस्टम। तो यूरोप में बाइलेटरल पार्टी सिस्टम है, दो पार्टी सिस्टम है। ठीक है, टू पार्टी सिस्टम है, एक है लेबर पार्टी और एक है कंजर्वेटिव पार्टी। तो जो लेबर पार्टी है ना, वो सोशलिस्ट आइडिया में बिलीव करती है। साथ ही साथ आप देखिएगा तो फ्रांस में भी सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाली पार्टी आई, सोशलिस्ट पार्टी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आइडिया जो पहले फैक्ट्री वर्कर तक सीमित थे, अब ये आइडिया क्या है? गवर्नमेंट में आ रहे हैं। जर्मनी में हम क्या देख रहे हैं कि जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन में। ब्रिटेन में लेबर पार्टी है, वो सोशलिस्ट आइडिया के साथ है, तो ये जब पावर में आएगी तो ऐसे डिसीजन लेगी, सोशलिस्ट डिसीजन लेगी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी को सपोर्ट, सोशलिस्ट आइडिया को सपोर्ट करने वाली पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। तो यूरोप में सोशलिज्म का आइडिया फैल रहा है, फैल चुका है। ठीक है, यूरोप के जो इम्पोर्टेंट नेशन है उस टाइम पे, चाहे वो ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, वहाँ पे ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही डील करने वाले थे। टॉपिक 1, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। हमने इस टॉपिक में ये देखा कि सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म का आइडिया यूरोप में कैसे इमर्ज हुआ है और कैसे पॉपुलर हुआ है। ठीक है, अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि रसिया में सोशलिज्म का आइडिया कैसे आया और रशियन रिवॉल्यूशन किस तरीके से हुआ है, उसके क्या इम्पैक्ट थे, क्या रीजंस थे। ठीक है, तो आज इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक को आपने काफ़ी अच्छे से समझा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे व्हाट्सअप करके अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और आप अपने कीमती व्यूज़ अपने कमेंट के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।